रमेश वर्मा एक गांव में जूता चप्पल सिलने का काम किया करता था। उसे उसकी एक बेटी थी जो 26 साल की थी। उसकी बेटी का नाम मिताली वर्मा था, जो शहर में रहकर पढ़ाई किया करती थी। वह अपने घर की हालत अच्छा से जानती थी और उसकी माँ भी कम उम्र में ही चली गई थी। उसने बहुत मेहनत कर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की डीएम बन गई। बनने के बाद उसने अपने पापा को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। वह गांव जाकर अपने पापा को शहर लाने के बाद यह बात बताना चाहती थी। वह बहुत खुश थी। ज्वाइनिंग लेकर उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली। वह अपने गांव बक्सर चली गई। उसके आने की खुशी में उसके पापा आज काम पर नहीं गया। उसकी पसंदीदा खाना बनाकर रखा हुआ था। उसके लिए मिठाइयां लाए हुए थे। सभी ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मिताली ने अपने पापा से कहा, पापा आप मेरे साथ शहर चलो, अब हम वहीं रहेंगे। उसके पापा ने कहा, बेटा अगर हम वहां चले गए तो तेरी पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे। मिताली ने कहा, पापा वह सब मैं देख लूंगी, वहां मैं हाफ टाइम काम कर लूंगी, आप बस मेरे साथ चलिए। बहुत मानने पर उसके पापा मान गए। वह लोग ट्रेन स्टेशन गए और ट्रेन में जैसे ही जनरल डिब्बे में गए, वहां उन्हें सीट खाली मिला। वहीं पर वह दोनों बैठ गए। ट्रेन बक्सर से छुट्टी मिताली बहुत खुश थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि कब वह शहर पहुंचे और कब अपने पापा को यह बात बताएं। तभी सामने से टिटी सबका टिकट चेक कर रहा था। उसका नाम था अजय श्रीवास्तव। उसके साथ एक पुलिस वाला भी था, महेंद्र प्रजापति। वह दोनों एक एक कर कर सबका टिकट चेक कर रहे थे। पर वहां टिकट का चेक करते समय सबको किसी न किसी बात पर उनका फाइन काट रहे थे और उनसे रिश्वत ले रहे थे। सभी डर के मारे रिश्वत दे भी दे रहे थे। इसी तरह सभी का टिकट काटते हुए अजय और महेंद्र मिताली के पास आए। टीटी ने कहा, चलो अपना टिकट निकाले। मिताली ने शांति से टिकट निकालकर अजय के हाथ में रख दी। अजय ने गुस्से में टिकट फाड़ दी और कहा, जाली टिकट दिखती हो, ये टिकट नकली है, चलो फाइन निकालो। मिताली गुस्से में बोली, ये तो असली टिकट है, हमने आज ही खरीदा है। तभी मिताली के पापा ने कहा, बेटा ये लोग बड़े अफसर हैं, इन लोग से कुछ भी बोलते नहीं। रुकिए साहब, मैं पैसे देता हूं। मिताली ने रोकते हुए कहा, यह बात बहस और बड़े अफसर की नहीं, ये ईमानदारी की नौकरी है। यहां पर रिश्वतखोरी कर रहे हैं ये लोग। महेंद्र गुस्से में बोला, ए लड़की ज्यादा जवान चल रही है। उसके पापा ने कहा, माफ कर दिया साहब, बच्ची हैं। अब मैं तुझको बताता हूं कि रिश्वतखोरी क्या होती है। उसने बिना किसी संकोच के मिताली को एक थप्पड़ जड़ दिया। मिताली का सिर झटक गया। उसका सम्मान चूर चूर हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। आपने मेरी बेटी को क्यों मारा। महेंद्र ने उनको धक्का देते हुए बोल, चुप कर बूढ़े, वरना तुझे भी ऐसा ही मारूंगा। बूढ़े यह बात सुनकर मिताली के दिल पर ऐसा लगा कि उसके सीने में किसी ने मोम रगड़ दी हो। उसका खून खोलने लगा। महेंद्र को मरने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर हटा लिया। वह जानती थी कि अगर मैं भावनाओं में आकर इसको थप्पड़ मार दिया तो यह झूठा केस बनाकर हमें जेल में डाल देगा। ट्रेन में बैठे सभी लोग ये सब देख रहे थे। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन कोई यह नहीं जान रहा था कि यही वीडियो भ्रष्ट पुलिस वाले और टीटी को सबक सिखाने में कितने कारगर होंगे। अजय ने घटिया तरीके से लड़की से कहा कि तुम फर्जी टिकट दिखाकर ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग ही चोर डाकू वाले काम करते हो। मिताली का सब्र का बांध टूट रहा था। उसके पापा, जिसने कभी उसके प्यार में कमी न होने दी, वह आज घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांग रहे थे। मिताली खामोश थी। उसने सोच लिया था कि मैं ऐसे खोखले सिस्टम को सबक सीख कर रहूंगी। ट्रेन में बैठे सभी लोग की आंखों में गुस्सा, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकते थे। वह जानते थे कि अजय प्रजापति के सामने आवाज उठाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। महेंद्र ने मिताली और उसके पापा दोनों को घसीट कर नीचे उतारा और तो हवलदारों को बुलाकर उनको जिप में मैं धकेल जीप में बैठे। उसके पापा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। ने धक्का देकर पुलिस की जिप में बैठा लिया। स्टेशन पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इन पुलिस वालों को जवाब दे कि वह गलत कर रहे हैं। मिताली अपने पापा के सीने से लगे बैठी थी। राजेश अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ के निशान को देखकर सिसक रहा था। दीपिका की आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। चेहरा बिल्कुल शांत था, पर दिल में एक भूचाल उमाड़ मार रहा था। वह जानती थी कि वह इस बेइज्जती को चुपचाप नहीं सहेंगी। थाने पहुंचते ही महेंद्र प्रजापति अपने मूंछों पर ताव देता हुआ गरज रहा था, अबे हवालात में डाल, इन दोनों को कल तक सारी अकड़ निकल जाएगी, फिर देखेंगे उनकी औकात क्या है।
हवलदार मदन और किशन दोनों धक्के मार के बाप और बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। उनके सिसकियों की ओके गूंज गूंजने लगे, लेकिन पुलिस वालों को पता भी नहीं था कि उसने एक ऐसे तूफान को कैद करके रखा है जो उसके सारे साम्राज्य को तबाह करके रख देगी और पूरी जिंदगी पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका पापा रोते हुए कहा, बिटिया, यह हमें कहां बंद कर दी है? अब क्या होगा हमारे साथ? मिताली ने अपने पापा को कसकर गले लगा लिया। उसकी खुद की आंखों में भी आंसू तैयार रहे थे, लेकिन आवाज बर्फ जैसी कठोर। उसने कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी देर की बात है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। थोड़ी देर बाद वहां शराब के नशे में एक इंस्पेक्टर बोतल को लहराते हुए आया। उसने कहा, अबे कौन हो? तुम लोग बड़े वीआईपी बनी ट्रेनों में घूमती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? बता, तेरा असली नाम क्या है? मिताली ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। शराबी इंस्पेक्टर भी उल्टी सीधी बातें करता हुआ चला गया। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। बदबू भरे कोठरी में मच्छरों की भिन्न भिन्नाहट से दम घुट रहा था। मिताली के पापा को अस्थमा अटैक आता था। उनके कई सालों से इलाज चल रहा था। मिताली के पापा को घुटन हो रही थी। वह खंसने लगे। मिताली डर गई। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रही थी। प्लीज कोई तो डॉक्टर को बुला दो। उसने बार बार आवाज दी, लेकिन थाने के शोर में उसकी आवाज दब गई। बाहर से कांस्टेबल की आवाज आई, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप पड़ी रह। जब तक बड़े साहब नहीं करते तब तक यह दरवाजा नहीं खुलेगा। सारी रात मिताली अपने पापा के पैरों को सहलाती रही और दबाती रही। वह अपने पापा का पीठ सहलाते हुए कहा, पापा, यह पूरा सिस्टम इतना सड़ चुका है कि इन्हें सही क्या है और गलत क्या है इसमें फर्क ही नहीं करने आता। सुबह होते होते मिताली की आंखें रोते हुए सूंज गई थीं। अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी को यह खबर नहीं थी कि एक नई ज्वाइनिंग डीएम अफसर और उसके पापा को एक अंधेरी कोठरी में रात से बंद है। एक तरफ प्रशासन में हड़कंप मच गया था। तभी कमिश्नर ऑफिस का एक हवलदार कमिश्नर के पास डरते हुए आया और कहने लगा, साहब ये देखिए। उसने सोशल मीडिया पर अपलोड उसे वीडियो को दिखाया जिसमें उसकी न्यू ज्वाइनिंग डीएम और उसके पापा को किस तरह से जिप में बैठकर ले जाया जा रहा था। लिखा था कि पुलिस की गुंडागर्दी किस तरह बाप बेटी के साथ बदसलूकी की और जीप पर डालकर ले गए। वीडियो डालते ही वह बहुत वायरल होने लगा। जनता का आक्रोश भरा कमेंट आ रहा था। यह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए घूमता हुआ कमिश्नर जयेंद्र सिंह के थाने के एक हवलदार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे वीडियो को देखा, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने कमिश्नर केबिन में दौड़ते हुए गया। उसने डरते हुए वह वीडियो दिखाई। वीडियो देखते ही जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कमिश्नर का खौफ बढ़ता जा रहा था। कमिश्नर ने देखा कि किस तरह दम मैडम को एक मामूली से पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा और उसके पापा जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ा रहे हैं। उसने तुरंत उसे हवलदार को उसे अफसर के बारे में पता लगाने को कहा। और यह कौन से स्टेशन की घटना है? यह भी हवालात के अंदर मिताली और उसके पापा रमेश की रात किसी भयानक सपने जैसी गुजारी थी। सुबह की पहली किरण हवालात में ले गई। छोटे से जाल में से उनके मुंह पर आकर लगी। यह किरण किसी आशा लेकर नहीं, बल्कि और ज्यादा बेबसी लेकर आए थे। रमेश की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। उनको सांस लेना मुश्किल हो रही थी। वह अपना सर अपने घुटनों पर रखे हुए थी। वह लगभग बेहोश हो गए थे। उनकी आंखें सूजकर जैसे लाल हो गई थीं। रात भर गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। तभी बगल से एक कांस्टेबल गुजर। मिताली ने रोते हुए कहा, भाई साहब, थोड़ा हिम्मत जुटाकर डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। कांस्टेबल क्रूरता नजरों से देखा। और कहां, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलवाते। अगर यह बुढ़ाओ मर गया तो जेल में से कैदी थी कि गिनती काम हो जाएगी। यह शब्द मिताली के सीने में ऐसे चुभा जैसे किसी ने खंजर गर्म करके सीने में दाग दिया हो। ऐसा लग रहा हो कि चोट सीधे उसके रूह पर लगी है। फिर भी वह चुप रही। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, पर एक अफसर का जज्बा जाग उठा था। वह समुद्र के लहरों की तरह उफान मारना चाह रही थी। इसी बीच पुलिस थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा। यह वीडियो शहर में नहीं, बल्कि पूरा राज्य में फैल चुका था। तमाम सोशल मीडिया पर सभी लोग लिख रहे थे और स्टेटस लगा रहे थे कि यही है सिस्टम का असली सच। अगर डीएम के साथ ऐसा होता है तो आम जनता के साथ कैसे सुलूक होता होगा। कहीं से न्यूज चैनल और खबर छापने वालों को इस बात का पता चल गया। वह अपना कैमरा लेकर थाने के बाहर जमा होने लगे हुए थे। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन न्यूज रिपोर्टर बाहर से ही सारे हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे थे। थाने का इंस्पेक्टर महेंद्र प्रजापति इस सबसे अनजान अपने कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे ऐसे लग रहा था वह किसी आम बाप बेटी को सबक सीखकर 30 मार खान बन गया है। तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कमिश्नर का नाम चमक रहा था। उसने अकड़ कर फोन उठाया। जय हिंद सर।
दूसरी तरफ कमिश्नर की डरी हुई और गुस्से से भरी आवाज से कहा, महेंद्र, क्या तुम्हारे थाने में कल कोई खास गिरफ्तार हुआ था? महेंद्र एटीट्यूड में कहा, हाँ सर, एक बाप बेटी को पकड़ा है। बिना टिकट यात्रा कर रही थी। मुझे शक हुआ तो हवालात में डाल दिया। महेंद्र की आवाज में अब ठंडक नहीं, शेर जैसे दहाड़ दिख रही थी। तभी कमिश्नर बोला, अरे पागल, ये क्या कर दिया तूने? वह बाप बेटी और कोई नहीं, इस जिले की डीएम और उसके पापा हैं। तेरी वीडियो पूरे देश में घूम रही है। ये वीडियो इस राज्य के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गई है। तूने डीएम के परिवार को हवालात में डाला है और उनके साथ बदतमीजी की और थप्पड़ मारा है। बेवकूफ महेंद्र प्रजापति के हाथ से लगभग फोन छूट ही गया था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं, जैसे उसने खुद के ही प्यार में कुल्हाड़ी मार ली हो। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसमें लड़खड़ाती आवाज से कहा, सायस सर, हमें नहीं पता था और उन्होंने बताया भी नहीं है। कमिश्नर चीखते हुए कहते हैं, अब ये बहाने मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को बताना। पहले तुम उन्हें जेल से निकालो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फोन काटा। विकास त्यागी का सर चकरा रहा था। ऐसा लग रहा हो कि उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। वह पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और दौड़ते हुए हवालात के पास गया। उसने अपने हवलदार से हवालात की चाबी मांगी। जल्दी चाबी लाओ। हवलदार दौड़ते हुए चाबी लाया। महेंद्र पागल, जल्दी ला। चाबी चाबी मिलते ही उसने हवालात का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने अंदर का मंजर देखते ही उसके शरीर से जैसे रूह निकल गई हो। मिताली जमीन पर बैठी हुई थी और उसके गोद में उसके पापा बेहोश पड़े हैं। इंस्पेक्टर महेंद्र दौड़ता हुआ अंदर गया। उसने घुटनों पर बैठकर मिताली के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं? मिताली गुस्से से भरी आंखें थीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पापा की नब्ज टटोलने लगी। वह बहुत धीरे चल रही थी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि इंस्पेक्टर डर गया। मिताली ने कहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलो। उसकी आवाज में मैं कोई जवान अपने सैनिकों हुक्म दे रहा हो वैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर ने घबराते हुए अपने जेब से फोन निकाल उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस थाने पहुंचनी चाहिए। महेंद्र बहुत घबरा रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था कि अगर इन्हें कुछ हो गया, तुम मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में पूरी जिंदगी जेल में चक्की पिसनी होगी। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आया। रमेश वर्मा को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। मिताली भी उनके साथ जा रही थी। वह लोग बाहर निकले। मीडिया वालों उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। मैडम, क्या यह सच है कि आपको इन पुलिस वालों ने थप्पड़ मारा और रात भर हवालात में बंद करके रखा था? आप अपनी पहचान क्यों नहीं बता रही थी? क्या आप देखना चाह रही थी कि सिस्टम कितना खोखला हो चुका है? मिताली ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ अपने पापा की तरफ थी। उनके पापा की हालत गंभीर थी। उसने बस इतना कहा, पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए। बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रमेश की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। उसने बताया कि इन्हें रात भर बदबूदार शिविर में रखा गया था। उनकी उम्र देखकर उनके हालात चिंताजनक लगा। उन्हें अस्थमा अटैक आया है। जो मिताली अभी तक शांत थी, अंदर से टूट गई। वह बाहर कॉरिडोर में जाकर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी और सिसक रही थी और मन में सोच रही थी, उनकी सजा अब शुरू होगी। कुछ ही देर में कमिश्नर, डीआईजी, एसीपी, जिले के तमाम अफसर अस्पताल पहुंचे। एसीपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, हमारे ब्रांच से जो भी गलतियां हुई हैं उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं और हम इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा भी हैं। आपकी वास्तविक पहचान ना जान पाना हम अफसर के लिए बहुत बड़ी गलती है। हमने अब उन टिकट चेकर और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। मिताली का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि लहकता हुआ लावा था। यह सब अनजाने में नहीं हुआ। ये मेरा पापा है, इसलिए नहीं। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो वह आम जनता का साथ कैसा सुलूक करते होंगे? कुर्सी को देखकर इज्जत देते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं, पावर की आड़ में आकर ऐसे घटिया कामों का अंजाम देते हैं। मैंने अपनी असली पहचान इसलिए नहीं बताएं कि मैं अपने पिता के साथ शहर जाकर उन्हें यह सब बताना चाहती थी, लेकिन मैंने यह भी देख लिया कि यह सिस्टम आम इंसान के साथ कैसा सुलूक करती है। और मुझे थप्पड़ मारा गया, उसके साथ बदतमीजी की गई और इतने से भी मन ना भरा तो मुझे और मेरे पिता को हवालात में डाल दिया। और इसी कारण मेरी पापा की हालत इतनी बिगड़ गई है। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगी। इनको तो सजा मिलकर ही रहेगी। एसीपी सर झुकाए हुए कहता है, मैडम हमें माफ कर दीजिए। मिताली की आवाज बर्फ जैसी सख्त हो गई थी। माफी से मेरी पापा अभी शहर में सुधार होगा, उसकी बातें करते हैं। आप सुधार तभी होगा जब आपको पता चलेगा कि पुलिस वाले वर्दी पहनने से ताकतवर नहीं बन जाते हैं। उनके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। वह कितना भी बड़े पद पर चल जाए, सच्चाई और अच्छाई से कभी जीत नहीं सकते।
तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलता है और मिताली से कहता है, आपकी पापा आप खतरा से बाहर हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आईसीयू में ही रखना होगा। यह सुनकर दोनों बहनों की जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली। मिताली ने उस शाम को एक सोशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मोहिनी खुद मीडिया के सामने आई और कहा, यह सच बात है कि मेरी पापा और बहन को पूरी रात हवालात के अंदर रखा गया था। यह मेरे परिवार के साथ होने वाला अन्याय नहीं, हर उसे शख्स के साथ होने वाला अन्याय है जो हर रोज इन पुलिस वालों की जिल्लत झेलता है, उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। आज मैं उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि इस खोखले सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूं। पूरे जिले में सभी पुलिस वालों को इंसानियत और संवेदना से कार्य करना सिखाया जाएगा। हर थाने में जांच बैठेगी। अगर जांच में कुछ ऐसा पाया गया तो उसे सस्पेंड नहीं, सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ट्रेनों में अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसकी शिकायत 139 पर की जाए। उसके खिलाफ गाड़ी कार्यवाही होगी। पूरा प्रदेश शांत था। उसने अपने साथ हुए अपमान को सिस्टम के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। वह आपस में 100 बातें कर रहे थे। हमारे सिस्टम में एक नई आई हुई लड़की ने एक ऐसा काम कर दिया जो अभी तक बड़े बड़े अफसर नहीं कर पाए। आप कोई भी रिश्वतखोरी करता है तो उसकी शिकायत तुरंत 139 पर की जाती है। मिताली के पापा कुछ दिनों बाद अस्पताल से घर आ गए। वह बहुत खुश हैं, ये जानकर कि उनकी बेटी अब एक अफसर बन गई है। उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी कि एक जूता चप्पल सिलने वाले की लड़की इतने बड़े पद पर है। उनका सीना चौड़ा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें करें और शेयर करके कमेंट में बताएं हमारे सिस्टम किस प्रकार बदल सकती है और उसे बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाएगा सभी पत्र काल्पनिक, किसी भी वास्तविक व्यक्ति संस्था से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में ले और आनंद ले। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।